स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आखिर ये सेट्स होता क्या है? नॉर्मली डेफिनेशन का बात करूं तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन होगा उसे हम सेट कहेंगे। तो आइए जानते हैं आखिर ये वेल डिफाइन है क्या। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं तो एक क्वेश्चन हम किसी से भी करें, एक क्वेश्चन हम पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में किसी से भी करें और उसका आंसर सभी लोग सिमिलर देंगे, एक जैसा देगा, तो उसे हम वेल डिफाइन कहेंगे। और जो वेल डिफाइन है वही हमारा सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी से भी पूछा फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या होगा, तो 1 3 5 7 9। यदि मैं अमेरिका में भी जाके किसी बंदे से पूछूं कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या है, तो शायद उसका जवाब भी यही होगा 1 3 5 7 9। यानी कि अपना पूरे वर्ल्ड में किसी से भी कहीं पर भी जाके फर्स्ट 5 ऑड नंबर पूछिए, चाहे किसी टीचर से पूछिए, साइंटिस्ट से पूछिए, सिंगर से पूछिए, किसी से भी आप फर्स्ट 5 ऑड नंबर पूछिए, सभी लोग 1 3 5 7 9 ही जवाब देंगे। यानी कि एक क्वेश्चन को हम किसी से भी पूछेंगे वर्ल्ड में और सारे लोग सिमिलर सेम टाइप आंसर देंगे, तो यही हमारा वेल डिफाइन है। और ये ऑब्जेक्ट का क्या है? कलेक्शन। देखिए, ये जो है ना, इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और बहुत सारा है तो क्या बन गया? कलेक्शन। और इसका आंसर सब लोग सिमिलर दे रहे हैं, तो ये हमारा वेल डिफाइन है, तो इसको हम सेट कहेंगे। सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट 4 इवन नंबर। हम किसी से भी फर्स्ट 4 इवन नंबर क्वेश्चन पूछेंगे तो 2 4 6 8 ही जवाब सामने वाले से मिलेगा। तो एक प्रश्न का आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सिमिलर देंगे, सेम टू सेम दे रहे हैं, तो ऐसा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हमारा वेल डिफाइन है और ये हमारा क्या होगा? सेट होगा। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम सब जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में AEIOU ये 5 वॉवल्स होते हैं। किसी से भी आप इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवल्स पूछ लिए, सभी लोग यही जवाब देंगे, तो ये हमारा ऐसा कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का जो क्या है? वेल डिफाइन है और इसे ही हम सेट कहेंगे। तो वेल डिफाइन तो हम समझ ही गए। आइए आपको नॉट वेल डिफाइन क्या होता है इसको बताता हूं। तो देखिए, नॉट वेल डिफाइन क्या है? देखो, वेल डिफाइन का जस्ट अपोजिट नॉन वेल डिफाइंड है। नॉट वेल डिफाइंड है जैसे कि वेल डिफाइंड में क्या था कि हम एक क्वेश्चन पूछते थे किसी से भी और एक क्वेश्चन का सारे लोग सेम टू सेम आंसर देते थे, तो इसको हम वेल डिफाइंड कहते थे। नॉट वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे और सारे लोग का जो आंसर है ना, पर्सन टू पर्सन ये आंसर चेंज होगा, पर्सन टू पर्सन आंसर सबका क्या होगा? चेंज होगा, तो इसे हम नॉट वेल डिफाइंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट 2 मोबाइल्स इन इंडिया। इंडिया में बेस्ट 2 मोबाइल कौन कौन से हैं? चलिए मैं राम से पूछता हूं, तो शायद राम का जवाब हो सकता है आईफोन, राम का जवाब हो सकता है नोकिया। अब सेम इसी क्वेश्चन को मैं शायद श्याम से पूछूं तो शायद श्याम जवाब दे सकता है सैमसंग, रियलमी। बेस्ट 2 मोबाइल्स इन इंडिया, सेम यही क्वेश्चन यदि हम गीता से पूछे तो गीता का जवाब भी कुछ इस प्रकार से आ सकता है। गीता के लिए इंडिया में 2 बेस्ट मोबाइल कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है गीता को सैमसंग पसंद हो सकता है गीता को वीवो का मोबाइल पसंद हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन हम तीन लोग से पूछे और पर्सन टू पर्सन सभी का आंसर क्या है? डिफरेंट आया। तो ऐसे कलेक्शन का हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो इसे हम सेट नहीं कहेंगे। अगर बेस्ट 3 बॉलर्स ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन हम किसी से पूछे, जैसे कि हम राम से पूछ लेते हैं कि बेस्ट 3 बॉलर्स ऑफ इंडिया क्या होगा, तो हो सकता है राम जो जवाब देगा, राम को बुमराह बॉलर अच्छा लगता होगा, राम को चहल अच्छा लगता होगा, राम को मोहम्मद शामी अच्छा लगता होगा। अगर सेम बेस्ट 3 बॉलर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 3 बेस्ट बॉलर, यदि इसी को मैं श्याम से पूछूं तो हो सकता है श्याम के लिए बेस्ट बॉलर कोई अलग हो सकता है,
गीता के लिए इंडिया के 3 बेस्ट बॉलर अलग हो सकते हैं। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एक प्रश्न को यदि हम किसी से पूछे, किसी पर्सन से पूछे और उनका जवाब डिफरेंट टाइप का आ रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नॉट वेल डिफाइन होगा और इसे हम सेट नहीं कहेंगे। माने कि ना नॉट वेल डिफाइन में ना पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है, तो नॉट वेल डिफाइन होगा। टॉप 4 एक्टर ऑफ इंडिया, यदि हम राम से पूछेंगे तो राम के लिए टॉप 5 एक्टर शायद अलग होगा, श्याम के लिए टॉप 5 एक्टर अलग होगा। मोहन को यही क्वेश्चन करेंगे तो शायद मोहन के लिए भी टॉप 4 एक्टर ऑफ इंडिया अलग होगा। तो पर्सन टू पर्सन यहाँ पर आंसर चेंज हो रहे हैं, तो क्या हो गया, ये नॉट वेल डिफाइंड है और ये हमारा सेट नहीं होगा। आइए हम अब ये देखते हैं कि सेट को हम कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट अ सेट, सेट को कैसे लिखा जाता है। देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5। किसी से भी पूछो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर वर्ल्ड में, सारे लोग जवाब यही देंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारा वेल डिफाइन है और ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, तो ये हमारा सेट होगा। देखिए सेट को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, सेट को हम लोग बिग ये जो स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ना तो सेट को हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इससे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सेट को ना ऑलवेज करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं ये करली ब्रेसेस है। देखिए बहुत लोग को ना इसको बनाने में दिक्कत हो, देखिए एकदम नॉर्मल बात है तो ऐसे आप बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपसे ऑटोमेटिक बनने लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं करली ब्रेसेस। तो सेट को ना हम ये करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सेट के अंदर जो ये 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं ना, तो इसको हम लोग एलिमेंट कहेंगे। जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है और 5 एक एलिमेंट है। एलिमेंट भी कह सकते हैं और इसे आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा इसको ना इस प्रकार से कॉमा लगा के ना सेपरेट करते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट कि सेट का क्या प्रॉपर्टी होता है। देखिए पहला प्रॉपर्टी है अ सेट कैन बी रिटन एनी ऑर्डर। सेट को ना हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जैसे कि एक सेट है a = 2 4 6 8 10, ये हमारा सेट है। तो सेट को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 4 को पहले लिख दूंगा, 6 को बाद में, फिर 2 को लिख दूंगा, फिर 8 को लिख दूंगा, फिर 10 को लिख दूंगा। मतलब किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को मैं पहले 8 को लिख दूंगा, तो कभी 2 को लिख दूंगा, कभी 10 को, कभी 4 को, कभी 6 को। सेट को ना आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, सेट का प्रॉपर्टी होता है। और एक बात आपको बता दूं, सेट को ना हमेशा कैपिटल लेटर से ना रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट को ना हमेशा कैपिटल लेटर, जैसे कैपिटल में A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, X Y Z। तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा ना इसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैं एक सेट लिखता हूँ AEIOU, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवल्स का सेट है। तो देखिए सेट को ऑलवेज हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा ये हमेशा स्मॉल लेटर में हम लोग डिनोट करेंगे। सेट का दूसरा प्रॉपर्टी है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। देखिए सेट में ना जो एलिमेंट होता है ये रिपीटेड नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सेट देख सकते हैं, यहाँ पर 2 और 2 2 बार आया है, 8 8 8 3 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर एलिमेंट ना 1 टाइम होना चाहिए, डबल टिबल चौबल रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जो 2 टाइम्स रिपीट है तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। 8 को देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे 3 टाइम रिपीट है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। अब 6 तो 1 टाइम है तो 1 टाइम ही आएगा, 3 1 टाइम है तो 1 टाइम आएगा। कहने का मतलब ये है कि सेट में ना यदि कोई एलिमेंट डबल टिबल बार बार रिपीट होंगे तो उसको हमको एक बार लिखना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो A एलिमेंट है ये 2 टाइम रिपीट है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। B एलिमेंट की देखिए यहाँ पर 2 टाइम रिपीट है तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे और ये C हो गया। तो सेट में ना कोई भी एलिमेंट ना रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए जानते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। सेट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए
सेट को ना हम टू फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है हमारा से रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। आइए बारी बारी से जानते हैं। तो रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो आखिर ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है? देखिए, नॉर्मली मैं क्वेश्चन आपसे करूं, फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर, मान लेते हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर हमारा क्या होगा, 2 4 6 8 10। ये हो गया हमारा फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि सेट को ना टेबल के टाइप में लिखना। देख सकते हैं टेबल के टाइप, नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में लिखे हैं। तो इसको हम नॉर्मल, जो हम सेट को नॉर्मल टाइप से रिप्रेजेंट अभी कर रहे थे ना, उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि एक सेट और ले लेता हूँ मैं, b इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम इस प्रकार टेबल के रूप में, न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में लिखते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो दूसरा नंबर में आएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर में क्या होता है, सेट बिल्डर में ना हम सेट को बिल्ड करने का काम करते हैं। अब बिल्ड कैसे करते हैं, ध्यान देना। देखिए, यही एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। जैसे a इक्वल टू हमारा है 2 4 6 8 कॉमा ये 10। ये हमारा नॉर्मल कौन सा फॉर्म है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। देखिए, अब रोस्टर फॉर्म को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में बदला जाता है, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये a इक्वल टू, जब भी आप रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं, इन एलिमेंट को आपको x मानना है। क्या मानना है, वेरिएबल के टर्म में लिखना है, x y z इस प्रकार से। तो इन सारी एलिमेंट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पर आपको लिखना है x। उसके बाद ना रेशियो का इस प्रकार से आपको साइन लगाना है। इसको क्या पढ़ते हैं, इज सच दैट, इज सच दैट। ये जो रेशियो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं x इज सच दैट। तो जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है सबको वेरिएबल के फॉर्म में x मान लेना है और यहाँ पर x लिखना है। उसके बाद इस सच दैट रेशियो का यहाँ पर साइन आपको लगाना है। उसके बाद इसके बाद ना आपको x का प्रॉपर्टी लिखना है कि x एक्चुअली में है क्या, ये x रियल में है क्या। देखिए, फर्स्ट 5 इवन नंबर है, ये x जो हम ये सारे एलिमेंट को x माने हैं ना, तो x रियल में है क्या, फर्स्ट 5 इवन नंबर ही है, तो x है क्या। तो इसके बारे में ना यहाँ पर जब आप इस सच दैट का सिंबल लगाओगे, उसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा कि x है क्या, x क्या प्रॉपर्टी रखता है। तो x क्या प्रॉपर्टी रख रहा है कि x फर्स्ट 5 इवन नंबर है। तो यहाँ पर लिखना है x इज फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर। उसका करली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है। तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का पहचानने का ये तरीका है कि यहाँ पर ना आपको ये रेशियो का सिंबल, जिसको हम ना इस सच दैट कहते हैं, तो जहाँ पर इस सच दैट का सिंबल आता है ना, वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म ही होता है। और सेट बिल्डर फॉर्म को हम वेरिएबल के टर्म्स में लिखते हैं। यहाँ पर ना वो सारे वैल्यू आएगा। फिर ये एक्चुअल में है क्या ये वैल्यू, इसको बताने के लिए सच दैट के बाद हमको ना इसका प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है कि x क्या प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और मैं आपको लेके बता रहा हूं। जैसे कि a इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, जिसमें नंबर के रूप में आता है। इसमें ना देखो ये वाला साइन तो नहीं आया है, तो ये हमारा नॉर्मल रोस्टर फॉर्म है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में यदि चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखना। इन सबको क्या मानना है, वेरिएबल के टर्म में लिखना। तो वेरिएबल ले लेते हैं, x हो गया। फिर आपको लगाना इस सच दैट। अब ये इसको हमने x माना था ना, अब ये x का क्या प्रॉपर्टी है, इस सच दैट के बाद ये प्रॉपर्टी आपको लिखना है। तो x क्या था, देखिए फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर लिखना x इज अ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। आपको मैं बता दूं कि ना आप जो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है ना, रोस्टर फॉर्म, तो ना यू कैन चेंज रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म।
आप ना रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हो, और सेट बिल्डर फॉर्म के नाम फिर से आप रोस्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूं मैं, देखिए x इज सच दैट x इज अ vowels ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ये रोस्टर फॉर्म है कि सेट बिल्डर फॉर्म है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा, देखिए यहाँ पर वेरिएबल के टर्म्स में हम लिखते हैं, और जब भी ये इस सच दैट, ये मतलब ये रेशियो के टर्म्स में आता है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैंने क्या कहा कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म में बदल सकते हैं। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलेंगे सेट बिल्डर को, तो देखिए ये एक्स, ये प्रॉपर्टी है, एक्स क्या है हमारा, देखिए एक्स इज वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स ना इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है, वावल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये एक्स, ये जो एक्स है ना वेरिएबल के फॉर्म में, तो एक्स का सारा वैल्यू आएगा, लेकिन ये एक्स एक्चुअल में है क्या, इस सच दैट के बाद पता चलेगा ये एक्स है क्या। तो एक्स हमारा क्या है, वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का वावल है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट का वावल ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया, और इसके अपोजिट भी आप कर सकती हैं। ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म को फिर से वापस आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यू कैन ऑलवेज चेंज रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म एंड अगेन अपोजिट सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। अब ना इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ 2-3 टर्म से ना मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले मैं बिलोंग्स टू क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए बिलोंग्स टू क्या बताता है कि ना कोई भी एलिमेंट उस फैमिली से रिलेशन रखता है कि नहीं। देखिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये आपका फैमिली है, ठीक है ना, ये आपका घर है, फैमिली है, फैमिली में राम भी रहता है, और इसमें श्याम भी रहता है, इसमें टिंकू भी रहती है, और इसमें और क्या नाम ले, विनीता भी रहती है। ठीक है, ये आपका क्या है, फैमिली है, ये क्या मान लेते हैं आपका फैमिली है, फैमिली। तो देखो रिंकू, टिंकू, सीमा और विनीता ये एक फैमिली में रहते हैं। तो यदि कोई पूछे रिंकू कहाँ रहता है, तो रिंकू कहाँ रहता है, रिंकू इस फैमिली में रहते हैं ना, तो रिंकू इज बिलोंग्स टू फैमिली, रिंकू इज बिलोंग्स टू फैमिली। समझ गए। तो बिलोंग्स टू ये बताता है कि जो रिंकू ना किससे रिलेशन रखता है, तो रिंकू जो है अपने फैमिली से रिलेशन रखता है। अगर इसी में मैं बोलूँगा श्याम, तो श्याम भी किससे रिलेशन रखता है, श्याम इज बिलोंग्स टू फैमिली। टिंकू, तो टिंकू भी किससे रिलेशन रखता है, टिंकू इज बिलोंग्स टू फैमिली। विनीता, तो विनीता इज बिलोंग्स टू फैमिली। तो बिलोंग्स टू ये बताता है कि जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ना ये प्रॉपर इस फैमिली से है, इस फैमिली के हैं, ये बताता है। अगर मैं ले लूँगा मोहन, मोहन इज बिलोंग्स टू फैमिली, यदि ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो फैमिली है इसमें तो आर है, एस है, टी है, वी है, आर में तो रिंकू है, ये क्या हो गया मोहन। तो मोहन ये एफ फैमिली में शामिल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस का निशान आपको लगा देना है। इसको पढ़ते कैसे, मोहन इज डज नॉट बिलोंग्स टू फैमिली, इसका मतलब इसको पढ़ते क्या है, बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। और यदि इसमें ऐसे कट का निशान लगा देंगे, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, हमको ना एक सेट गिवन 1 3 5 7 है, ये हमारा सेट है। तो इसमें आप देखिए कि 1 इज बिलोंग्स टू ए है, इसी पे अगर 3 ए से बिलोंग करता है, 3 इज बिलोंग्स टू ए, 5 इज बिलोंग्स टू ए, 7 इज बिलोंग्स टू 9, और 9 इज बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर जो हमारे एलिमेंट 1 3 5 7 9, ये जो एलिमेंट है ये सेट ए का ही एलिमेंट है। तो जितने भी एलिमेंट है ये सेट ए में ही तो रहते हैं ना, सेट ए में ही रहते हैं, सेट ए के साथ रिलेशन है। तो ऐसे अगर कोई पूछे 10 इज बिलोंग्स टू ए, ये सही रहेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर देख सकते इस सेट में 10 एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है, तो 10 इट डज नॉट बिलोंग टू ए। तो बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है। देखिए आपको और मैं साइन बता रहा हूँ, जैसे कि आप लेस देन ग्रेटर देन के बारे में तो जानते ही होंगे। जैसे कि लिख दिया 1 2 इज लेस देन 1। तो देखिए ये जो जिसके तरफ ये मुंह खुला होगा ना,
इसको 5 ले लेते हैं 5। जिसके तरफ ये मुंह खुला होगा वो नंबर बड़ा होगा, और जिसके सामने पीछे पिछवाड़ा इस टाइप का निशान हो पीछे की तरफ रहेगा तो वो नंबर हमारा छोटा होगा। जैसे कि इसको पढ़ेंगे जैसे 2, और जिधर छोटा होगा उसको लेस बोलेंगे, 2 इज लेस देन 5, यानी कि जो 2 है ना ये इस 5 से छोटा है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, जिधर मुंह खुला होगा वो ग्रेटर होगा, और जिधर ये पीछे का निशान होगा इस टाइप का ये वाला ये पीछे का, तो ये हमारा क्या होगा लेस होगा। तो यहाँ पर जिधर मुंह खुला है वो वैल्यू बड़ा होगा, तो 5 की तरफ मुंह खुला है तो 5 हमारा बड़ा है और 2 हमारा क्या है छोटा है। इसको ऐसे देखो ऐसे भी लिख सकते हो 5 ग्रेटर देन 2, तो मुंह खुला होता है उसको क्या पढ़े हम लोग ग्रेटर देन, और जिधर मुंह नहीं खुला है वो क्या होगा हमारा लेस देन। लेस देन मतलब होता है कि उससे ये छोटा है। तो देखिए 5 मुंह खुला है तो ग्रेटर देन, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 बड़ा है 2 से। अपोजिट भी पढ़ सकते हैं 2, अब इधर देखो पीछे के तरफ को लेस देन पढ़ेंगे, 2 इज लेस देन 5, 2 जो है 5 से क्या है छोटा है। तो इस प्रकार से, और कई बार ऐसे सिंबल भी आपको देखने को मिल सकते हैं 5 इज लेस देन 2, और यहाँ पे ना ऐसे इक्वल का साइन आता है, इसको क्या बोलते हैं इसको इक्वल बोलते हैं। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 इज लेस देन इक्वल 5, ठीक है ना। ये इक्वल हो भी सकता है नहीं भी, ये डिनोट करता है ना, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, इसको इक्वल पढ़ते हैं। अब कई बार आपको ऐसा वैल्यू भी देखने को मिल सकते हैं 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5, इसको रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं एक बना रहा हूं, देखिए x की तरफ ये मुंह ओपन है तो x की जो वैल्यू है ये 2 से क्या है बड़ी है, क्योंकि x की तरफ मुंह खुला। सिर्फ इतने पार्ट को आप ध्यान दीजिए, सिर्फ इतने पार्ट को, 2 इज लेस देन x को आप ध्यान दीजिए। तो x की जो वैल्यू है ये 2 से क्या है बड़ी है। अब 2 से बड़ी क्या हो सकता है हमारा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और आगे ये जा सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो, अब इतने पार्ट को आप ध्यान दीजिए, इतने पार्ट को, तो देखो x की तरफ ये निशान है पीछे का, तो x की जो वैल्यू है ये 5 से क्या है छोटी है, 5 से छोटी, तो 5 से छोटी क्या होगा 4 होगा। तो यही इसका आंसर है। x की जो वैल्यू होगी 2 से बड़ी होगी लेकिन 5 से छोटी होगी, तो 2 से बड़ी 3 और 4, और 5 से छोटी तो 4 तक ही है, तो इसका मतलब ये होता है। अब कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है 2 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 5, तो इसका मतलब क्या है देखिए x अननोन नंबर है तो इसी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x की वैल्यू ही पता करनी है। तो देखिए x की तरफ ये इतने पार्ट को आप ध्यान दीजिए, x की तरफ ये मुंह खुला हुआ है x की तरफ, तो x की वैल्यू 2 से ना बड़ी होनी चाहिए या 2 के बराबर होनी चाहिए। तो 2 के बराबर में तो 2 आएगा, और 2 से बड़ी में क्या आएगा 3 आएगा, और ये 4, और आगे ये जाते रहेगा। लेकिन कब तक जाते रहेगा, तो इसको रोकना भी है, तो रोकने के लिए आप इस पार्ट को ध्यान दीजिए। देखिए पीछे तरफ मुंह पीछे तरफ निशान है, इसका मतलब x जो है 5 से छोटा है, ये x जो है 5 के बराबर है, तो 5 से छोटा या 5 के बराबर, तो ये 5 तक जाएगा बस। देखिए अब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो सकती है या 2 के बराबर, और x की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से छोटी, तो 2 के बराबर या 2 से बड़ी 2 3 4 5, इससे आगे नहीं जा सकते। तो ये जो सिंबल है आपको बहुत अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, आगे चैप्टर में आपको यही सब सिंबल देखने को मिलेगा। और एक बात आपको बताता हूँ कि मैंने ना एक वीडियो बना के रखा है, उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। क्या है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है, और प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और रियल नंबर। ये नंबर सिस्टम के बिना ना आप सेट्स को सॉल्व नहीं कर सकते, पहले बता रहा हूँ। अगर नंबर सिस्टम आपको क्लियर होगा तो आप सेट्स को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत इजी भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नंबर सिस्टम का पूरा एक वीडियो एक्सप्लेन किया हूं, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले ना सेट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार आप नंबर सिस्टम का वीडियो आप देखकर जरूर आइए, ताकि सेट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 में। तो इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है, जस्टिफाई करना आंसर का, कि कोई सेट है तो यस लिखना है, सेट नहीं है तो आपको नो लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। फिर से दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। हमको एक ऐसा सेट क्रिएट करना है, देखो 12 महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो यहाँ पर बिगनिंग विथ लेटर जे से स्टार्ट होने वाले, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ को आपका सेट बनाना है। तो जे से क्या क्या स्टार्ट होगा आपका, जनवरी, ये जनवरी, फिर क्या आएगा हमारा जून, उसके बाद आपका जुलाई, फिर जे से तो आप कोई भी नहीं आ रहा है, तो जे से स्टार्ट होने वाले जो आपके मंथ है, जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो अब ये सेट होगा कि नहीं, आप ना किसी से भी पूछिए कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का नाम क्या है, तो सबका आंसर यही आएगा, जनवरी जून जुलाई। तो क्या होगा, ये हमारा सेट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट। बिकॉज क्यों सेट है ये, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड, दिस इज वेल डिफाइंड। तो यहाँ पर आपका जस्टिफाई करना चाहे तो आप पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और यस भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं। सेट है तो यस लिखिए और सेट नहीं तो आप नो लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन, हमको ना 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के ना सबसे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का यहाँ पर नाम बताना है। तो देखिए अगर मैं किसी से भी पूछूं इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो शायद ना पर्सन टू पर्सन इसका जवाब चेंज होगा। किसी को मुंशी प्रेमचंद्र पसंद होगा, तो किसी को कुछ और होगा, किसी को कुछ और, यानी कि पर्सन टू पर्सन सबका जवाब यहाँ पर ना अलग अलग देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है मुझे जो राइटर पसंद होगा वही राइटर शाम को पसंद होगा और सेम वही राइटर लीना के लिए भी वही होगा। यहाँ पर 10 मोस्ट राइटर पर्सन टू पर्सन चूज करने का तरीका अलग होगा। तो ये हमारा सेट होगा क्या, नहीं होगा, ये हमारा सेट नहीं होगा। क्यों सेट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। तीसरा प्रश्न है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड में आपको 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का नाम बताना है। तो क्या ये सेट होगा, नहीं होगा। देखिए आपके लिए बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन अलग हो सकता है, बेस्ट 11 क्रिकेट वर्ल्ड में श्याम के लिए अलग होगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप किसी और दूसरे पर्सन से जाके पूछोगे आपके लिए वर्ल्ड में 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कौन है, तो शायद उसका जवाब भी अलग आएगा। तो यहाँ पर भी पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, तो हमारा ये सेट नहीं होगा। तो आप इस प्रकार नो लिख देना। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में जो बॉयज पढ़ाई करते हैं, आपके क्लास में जो भी बॉय है उसका कलेक्शन सेट होगा क्या। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड है। जैसे कि मान लेते हैं आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, मान लेते हैं आप क्लास 11th में ही पढ़ते हैं ना, 11th में पढ़ते हो, 11th मान लो जाए टोटल ना 20 स्टूडेंट होंगे, जिनमें से मान लेते हैं कि 5 गर्ल्स होंगे और उनमें से 15 क्या होगा, बॉयज़ होगा। तो क्लास 11 में टोटल 20 स्टूडेंट में 5 गर्ल्स है और 15 बॉयज़ है। अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति आके आपके स्कूल के क्लास 11 में जाके देखेगा और वो गिनेगा कितने बॉयज़ हैं, हाँ अब्सेंट नहीं होना चाहिए ना, वो अब्सेंट नहीं होगा, तो गिनेगा तो टोटल उसको 15 बॉयज़ मिलेगा। यदि मैं भी आपके स्कूल में आके देखूंगा और टोटल आपकी क्लास में 20 लोग होंगे और जिन्हें 15 बॉयज़ होंगे, तो मैं भी टोटल 15 बॉयज़ ही यहाँ पर देखूंगा ना। तो आपके स्कूल में क्लास 11 में ना किसी भी व्यक्ति जब कोई भी व्यक्ति जब एंटर करेगा
और सभी स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे तो जितने बॉय हैं उतने ही बॉय देखने को मिलेंगे, तो ये हमारा वेल डिफाइन होगा। तो ये क्या होगा हमारा यस, यस क्या होगा, यस इट इज़ अ सेट, क्या होगा, यस इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 100 से कम, लेस माने कम, 100 से कम नेचुरल नंबर का कलेक्शन आपको बनाना है। तो 100 से कम नेचुरल नंबर क्या होगा, ध्यान देना, देखिए यहाँ पर आपको एक रिस्ट्रिक्शन मिल जाए, और जब भी आपको रिस्ट्रिक्शन मिल जाए ना तो वो हमारा वेल डिफाइन होगा। 100 से कम बोला है तो 100 से कम हमारा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये पूरा ना 99 तक चलेगा, क्योंकि लेस देन 100 से कम, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर 99 तक जाएगा। तो किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि लेस देन 100 नेचुरल नंबर बताइए, तो शायद सबका जवाब 1 से 99 तक ही होगा। तो ये क्या होगा हमारा वेल डिफाइन होगा। तो ये भी क्या होगा, आप लिखना यस, यस इट इज़ अ, क्या होगा, इट इज़ अ सेट होगा, ये भी हमारा सेट होगा। ठीक है, तो जब भी आपको लेस देन इस टाइप का मिले ना, कुछ आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, रुकावट, रिस्ट्रिक्शन मतलब ना वो रुकावट डाल रहा है, रुकावट, इससे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सेट है। ठीक है ना, इसको रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। फिर हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा राइटर है, कौन हमारा राइटर, मुंशी प्रेमचंद्र, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, ये सेट है या नहीं ये बताना है। तो जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं ये नॉवेल्स लिखे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं है ना, ये कुछ ही नॉवेल्स लिखे होंगे ना, जैसे कि इनका नॉवेल्स एक गोदान है, एक गबन ऐसा कुछ है, और एक है मानसरोवर, एक है कर्मभूमि, और जो भी और होगा तो एक आध दो नंबर और आ सकते हैं। यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं इन्होंने कुछ लिमिटेड ही तो नॉवेल्स लिखे होंगे ना, जिसको आप गूगल भी करोगे ना तो कुछ लिमिटेड ही मिलेंगे, 5 या 6 नॉवेल्स ही मिलेंगे। तो किसी से भी आप पूछना मुंशी प्रेमचंद्र ने कौन कौन से नॉवेल लिखे, तो गूगल करके बता देगा कि मुंशी प्रेमचंद्र ने ना ये 4-5 नाम के नॉवेल्स लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वेल डिफाइन है ना, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र का नॉवल आप किसी से पूछिए सब गूगल करके आपको जवाब दे देंगे कि ये सब 4-5 नाम है जो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। तो यस इट इज अ सेट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ऑल इवन इंटीजर का पूछा है, तो हमारे जो इवन इंटीजर है ये क्या हमारा वेल डिफाइन है। इवन इंटीजर, इंटीजर में क्या आएगा, इवन ना, इवन इंटीजर। तो देखिए क्या क्या आएगा, तो इवन इंटीजर में क्या आएगा, देखिए +-2 ये भी इवन इंटीजर है, +-4 +-6 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलते रहेगा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो किसी से भी आप इवन इंटीजर पूछे तो उसका जवाब यही आएगा +-2 +-4 +-6। तो ये हमारा इवन इंटीजर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, वेल डिफाइन है। तो ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। यस, तो यहाँ पर लिखना इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। इसलिए कहा बोला हूं कि इंटीजर वाला जो भी टॉपिक है ना आप देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। यहाँ पर पूछा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, आपके जो सेट्स चैप्टर है इसमें जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन बनेगा क्या वो सेट होगा, हाँ वो क्या होगा, हमारा सेट होगा। क्योंकि आप अपने जो सेट चैप्टर से आप क्वेश्चन निकालिए ना उसका एक क्या ग्रुप बना दीजिए। तो किसी से पूछे कौन से चैप्टर का है क्वेश्चन, तो क्या बोलेगा वो सेट का ही क्वेश्चन है। किसी से भी ना आप सेट का क्वेश्चन निकाल के आप पूछ लीजिए, जो मैथ्स से जानता होगा, जो पढ़ता होगा, किसी से आप वर्ल्ड में किसी से पूछ ले कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, वो बोलेगा ये सेट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उसका एक कलेक्शन बना लीजिए, तो क्या होगा, हमारा सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा 9th क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर पूछा है मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आपको ना खतरनाक जानवर का कलेक्शन बनाना है, खतरनाक जानवर। तो ये सेट होगा क्या, देखिए मेरे लिए खतरनाक जानवर अलग होगा, शायद रीमा जो होगी, रीमा वो डॉग से डरता होगा, शायद श्याम जो होगा वो टाइगर से डरता होगा।
तो यहाँ पर ना जो डेंजर है, डेंजर तो पर्सन टू पर्सन ना डेंजर अलग अलग होगा। श्याम के लिए कोई एनिमल डेंजर होगा, श्याम के लिए लाइक टाइगर होगा, तो रीमा के लिए डॉग होगा, तो टीना के लिए कोई डेंजर एनिमल अलग होगा। तो यहाँ पर ना पर्सन टू पर्सन डेंजर एनिमल अलग अलग होगा, तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हर पर्सन के लिए डेंजर एनिमल जरूरी थी ना कि राम भी टाइगर से डरता है, श्याम भी टाइगर से डरता है और पूरे वर्ल्ड के लोग भी टाइगर से डरते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। सबके लिए यहाँ पर जवाब अलग अलग आएगा, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, हमको एक सेट गिवन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। यहाँ पर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में आपको फिल करना है। तो देखो 5, तो 5 जो है, देखिए 5 इसमें है क्या? नहीं, 5 है, तो 5 इज बिलोंग्स टू ए। फिर 8, तो 8 यहाँ तो एलिमेंट 8 तक है, तो 8 ए में नहीं है, तो 8 इज डज नॉट बिलोंग टू ए। अभी जो हमारा ये ओ है, ओ, तो ओ इसमें है क्या? नहीं है, तो ए ओ इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर 4, तो 4 हमारा सेट में है, तो 4 इज बिलोंग्स टू ए, और 2 है, देख सकते हैं, तो 2 इज बिलोंग्स टू ए। 10, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सेट ए है इसमें 10 नहीं है, तो 10 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।